हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ठीक है भाई, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है, पेशेंट को वो एडमिट हुआ है। हु इज शेड्यूल फॉर सर्जरी इन 2 आवर, 2 घंटे में उसकी सर्जरी है। एंड द क्लाइंट बिगिन टू कंप्लेन ऑफ इंक्रीज एब्डोमिन पेन एंड बिगिन टू वॉमिटिंग। उसको बहुत ज़्यादा पेन, एब्डोमिन पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसका उल्टी करने का मन कर रहा है। ऑन असेसमेंट द नर्स नोट दैट एब्डोमन इज डिस्टेंडेड एंड बाउल साउंड इज डिमिनिस्ड। क्या हो रहा है, एब्डोमन डिस्टेंड हो रहा है, फैल रहा है, और बाउल साउंड डिमिनिस्ड हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए बेस्ड ऑन द सिम्टम ये हो क्या रहा है। ये नर्स सस्पेक्ट हो रहा है कि पेरिटोनाइटिस की शिकायत है। यहाँ पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेरिटोनियम लेयर्स का इन्फेक्शन, पेरिटोनियम कैविटी का इन्फेक्शन हो जाए, इसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। तो अगर एब्डोमेन पेन हो रहा है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रहा है, तो पेरिटोनाइटिस होने का खतरा है। तो आप क्या करोगे इस कंडीशंस में, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस में तुरंत आप नोटिफाई करोगे डॉक्टर को। आपको पेन मेडिसिन नहीं देनी है, आपको ऑपरेटिंग रूम में कॉल नहीं करनी है, रिपोजिशनिंग क्लाइंट की नहीं करनी है, क्योंकि पेरिटोनाइटिस की सस्पेक्ट है कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना, नोटिफाई द फिजिशियन करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज़ बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। ठीक है भाई, पेनक्रियाज का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है पेनक्रियाज का, पेनक्रिएटाइटिस। एंड नर्स असेसिंग द क्लाइंट पेन, पेन को असेस कर रही है। व्हाट टाइप्स ऑफ पेन कंसिस्टेंटली टेंट विद दिस डायग्नोसिस। हाँ भाई, किस टाइप का पेन आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात, बर्निंग और एक्किंग locate in left lower quadrant or radiate to hip. Severe unrelenting pain located epigastric area radiating to back. Burning and etching pain located radiated to umbilicus तक। ये सीवियर अनलेटिंग पेन कहाँ तक बोला है, लोअर एब्डोमन, लोअर क्वाड्रेंट से लेके ग्रोइन तक एरिया तक। तो देखो पेनक्रियाज का जो इन्फेक्शन है उसको बोलते हैं पेनक्रिएटाइटिस। ये पेनक्रियाज है, उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रियाज एक लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड है जो स्टमक के पीछे होती है, अपर एब्डोमेन एरिया में सिचुएटेड है। अगर पेन होगा एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में, तो उस पेन वो ज़्यादा सीवियर होगा और अनरिलेंटिंग होगा, असहनीय होगा, बहुत ज़्यादा होगा और असहनीय होगा। इज लोकेटेड इन एपिगेस्ट्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा है, और रेडिएट करेगा बैक तक। ठीक है भाई, तो रेडिएट होगा बैक तक। असहनीय कंटिन्यूस पेन होगा, असहनीय बोल सकते हो, सीवियर कंटिन्यूसली पेन मिलेगा आपको। कौन सा भाई, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, जो कहाँ तक जाएगा, बैक तक फैलेगा। तो ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। सीवियर पेन होगा, अनरिलेंटिंग पेन होगा, कंटिन्यूस होगा, और एपिगैस्ट्रिक रीजन से लेके रेडिएट बैक पे रेडिएट करेगा, हिप पे नहीं, अम्बलाइकस पे नहीं, ग्रोइन पे नहीं। हमेशा याद रखना एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के केस में पेन जो है बैक तक करेगा, क्योंकि बैक स्टमक के बैक साइड में पेनक्रियाज है, इसलिए बैक साइड तक पेन जो है रेडिएट करने वाला है, फैलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पेन का क्वेश्चन। नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंस एक्यूट एपिसोड ऑफ कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है गोल ब्लैडर का इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर उसको बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। वेयर शुड द नर्स एंटिसिपेट द लोकेशन ऑफ पेन। तो देखो उसको देखना पड़ेगा, यहाँ पे होता है गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर में यहाँ इस एरिया में पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है, और ये पेन शोल्डर तक रेडिएट करता है। ठीक है भाई, कहाँ तक रेडिएट करेगा, शोल्डर तक रेडिएट करेगा। और ये राइट साइड है और पेशेंट की ये लेफ्ट साइड। राइट साइड में राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, और पेन जो है रेडिएट करेगा शोल्डर तक। तो देखो शोल्डर तक रेडिएट हो, लोअर एब्डोमेन में नहीं होगा, अपर में होगा। तो अपर के दो ऑप्शन हैं, तो दो सही होंगे, लोअर वाले हटा दिए क्योंकि इसमें फर्स्ट लोअर आ रहा है। रेडिएट टू लेफ्ट स्कैपुला एंड शोल्डर, राइट स्कैपुला एंड शोल्डर। तो राइट साइड में होती है गोल ब्लैडर, तो इसलिए राइट साइड में पेन होगा। राइट आंसर इज 4।
हम ग्रीन कर देंगे इसको, अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा। ठीक है, मैंने इमेज भी डाल रखी है, आप इमेज से भी देख सकते हो। जब आप एब्डोमेन को 4 हिस्सों में बांटते हो तो ये राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल विद वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है भाई, हेपेटाइटिस है उसको, कंप्लेनिंग ऑफ नो एपेटाइट, उसे भूख नहीं है, एंड लूजिंग माई टेस्ट फॉर फूड। ठीक है, हेपेटाइटिस है तो टेस्ट भी फूड का जो नहीं आ रहा है। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट टू प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन। कौन सी इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो? तो भाई हेपेटाइटिस बेसिकली लीवर का इन्फ्लामेशन है, अगर वो वायरस के कारण होगा उसको बोलते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको फ्लूड इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, जूसेस वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। फैट वैट आपको डाइट में नहीं बढ़ाना, क्योंकि फैट का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है इस कंडीशन में। ईट ए गुड सुपर वैन, ईट ए गुड सुपर वैन। सुपर वैन क्या होता है भाई? सुपर वैन का मतलब इवनिंग मील, डिनर भी लिखा हुआ था लेकिन फिर थोड़ा सर्च किया तो पता चला सुपर वैन का मतलब इवनिंग मील बोल सकते हो आप। ठीक है, जो डिनर और जो आप लंच लेते हो उसके बीच की जो, बीच में जो भी खाते हो उसको बोलते हैं सुपर वैन। एनोरेक्सिया इज नॉट एज ए सीवियर, ये भी नहीं होगा। ईट लेस ऑफन, प्रेफर ओनली 3 लार्ज मील। लार्ज मील नहीं खानी होता, थोड़ा खाना होता है, थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है। और लिक्विड ज़्यादा लोगे, इजीली डाइजेस्टेबल होगा। ठीक है, और जूसेस वगैरह आप आराम से ले सकते हो। तो राइट आंसर जो है वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज़ डेवलप हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड ओइस्टर। ठीक है भाई, ओइस्टर ऐसे होते हैं, शिप को बोलते हैं ओइस्टर, जो शिप वगैरह होती है, ये ओइस्टर है। ठीक है, ये खा लिया कंटामिनेटेड, उसके कारण डेवलप हेपेटाइटिस ए हो गया। हेपेटाइटिस ए जो है वो फूड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होता है। सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना, आगे भी आ जाएगा लेकिन अब भी याद रखना है। दूसरी बात, ओइस्टर ये शिप को बोलते हैं। द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ को आप असेस करोगे? बात किसकी चल रही है? बात चल रही है हेपेटाइटिस ए की। तो हेपेटाइटिस जो है बेसिकली वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें जैसे एनोरेक्सिया, नोजिया, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन, डिस्कम्फर्ट होना एंड वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फैटीग और मलेज यहाँ आर कॉमन है। ठीक है, फैटीग और मलेज यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो बात चल रही है गैस्ट्रो हेपेटाइटिस ए की। तो डार्क स्टूल नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि एनोरेक्सिया भूख कम खा रहा है, वेट लॉस होता है, वेट गेन नहीं होता। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट नहीं होता, राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्टर्ब होता है, राइट साइड में होता है ना लीवर, इसलिए फैटीग और मलेज होगा। तो राइट आंसर है मलेज, थकान वगैरह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज़ हेमोरेक्टोमी, हेमरोइड्स को रिमूव किया है, पाइल्स के जो ऑपरेशन हुआ है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइम। ठीक है, कौन सी होगी? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूड इनटेक टू अवॉइड यूरिनेशन रिटेंशन। नहीं, फ्लूड इनटेक बढ़ाना होता है, थोड़ा बढ़ा के चलना होता है, खाना कम करना होता है, ताकि लिक्विड जो चीज़ें वो जाएगी, कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट लो फाइबर, लो फाइबर नहीं हाई फाइबर डाइट आप दे सकते हो, इजीली डाइजेस्टेबल है, इजीली पेरिस्टालसिस मूवमेंट अच्छी होगी, अच्छी तरीके से बल्क ऑफ स्टूल बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ा सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई एंड मेंटेन आइस पैक ओवर द ड्रेसिंग अंटिल द पैकिंग इज रिमूव। हाँ भाई, ये करना होता है, आइस पैक लगाओगे तो पेन भी कम होगा और स्वेलिंग भी कम होगी। हेमरोइड्स के केस में आपको यही करना होगा। फाउलर पोजीशन नहीं दोगे, रेक्टल एरिया पे प्रेशर लगेगा और वो वहाँ पे ब्लीडिंग कर सकता है, इसलिए डिक्रीज नहीं इंक्रीज ब्लीडिंग होगी अगर आप फाउलर पोजीशन पेशेंट को दोगे। तो राइट आंसर है आइस पैक आप यूज़ कर सकते हो, ताकि वहाँ पे पेन कम हो और स्वेलिंग कम हो जाए। हेमोरेक्टोमी हेमरोइड्स को रिमूव करने की सर्जरी है। ठीक है, पेन को अवॉइड, ब्लीडिंग को अवॉइड करने के लिए, पेन को कम करने के लिए आप आइस पैक लगा सकते हो, जो कंफर्ट फील कराएगा और ब्लीडिंग को कम करेगा। बता चुका हूँ, राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्लानिंग टू टीच द क्लाइंट विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, GERD है, जिसमें आपका रिफ्लेक्स अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, जो एसिड है वो स्टमक इसोफेगस में आ रहा बार बार। अच्छा, अबाउट सब्सटेंस दैट विल इंक्रीज लोअर इसोफेजियल स्पिंटर प्रेशर। ठीक है, आपको बताया जा रहा है लोअर
ईसोफेजियल स्पिंटर प्रेशर। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, सब्सटेंस है जो बढ़ाएंगे आपके लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर के प्रेशर को, उनमें से कौन सा होता है? देखो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो ये जो नॉन फैट मिल्क होता है, नॉन फैट मिल्क है, ये आपके लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर के प्रेशर को बढ़ाएगा। बाकी चॉकलेट, कॉफ़ी और फैटी फूड ये आपके प्रेशर को कम करता है। ठीक है, ये वापस दबाव कम लगाएगा, ये ज़्यादा लगाएंगे। तो राइट आंसर हमारा नॉन फैट मिल्क जो है वो आपके लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज़ अंडरगोन ईसोफेगोगैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। ठीक है, ईसोफेगस को, गैस्ट्रिक को, स्टमक को, डुडेनम को देखने के प्रोसीजर्स को बोलते हैं ईसोफेगोगैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। द नर्स प्लेस हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन विच ऑफ द आइटम एज पार्ट ऑफ द क्लाइंट केयर प्लान। ठीक है भाई, किस चीज़ की आपकी प्रायोरिटी होगी जिसमें ये प्रोसीजर किया जाएगा? टेम्परेचर इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, कंप्लेंट ऑफ हार्टबर्न की दिक्कत नहीं है, गिविंग वार्म गार्गल फॉर सोर थ्रोट वार्म गार्गल की भी जरूरत है लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो गैग रिफ्लेक्स वापस आया है नहीं आया है, उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये 4 है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपके केयर में गैग रिफ्लेक्स वापस आया है या नहीं आया है, इस चीज़ को देखना होता है कि दवाइयाँ जो आपने दिया था उसके बाद वापस वो ठीक हुआ नहीं हुआ है। ये एक प्रोसीजर है जो डायग्नोस करने के और ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ योर अपर जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें फूड पाइप, स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन दैट मीन्स डुडेनम को इंक्लूड किया जाता है, उसको देखा जाता है। ये वो एंडोस्कोप है जिससे देखा जाएगा, ऐसे ही ट्यूब अंदर तक डलेगी यहाँ तक डुडेनम तक, और ये दिखने में ऐसी एंडोस्कोपी ट्यूब होती है। ठीक है, इसको डाल के आप चेक करते हो आई, ये आई वाला पोर्शन यहाँ पे आँख लगा, आँख से देखते हैं, कैमरा वैमरा लाइट वाइट सब होती है इसमें। ठीक है भाई, ये प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रोडुडेनो, क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। ठीक है भाई, सारे मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है। ठीक है, वैसे भी दिखा दिया, प्रोसीजर भी समझा दिया होता क्या है और आप क्या करोगे वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स हैज़ टफ द क्लाइंट अबाउट अपकमिंग एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड क्लेनो एंजियो पेनक्रियोटोग्राफी प्रोसीजर। ठीक है, ERCP करा रहे हैं उस दौरान। चलो, द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट नीड फर्दर इंफॉर्मेशन इफ़ द क्लाइंट मेक विच स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी बात कहे, देखो इस प्रोसीजर के दौरान कौन सी बात कहे कि पेशेंट को दोबारा समझाना पड़े। पहली बात तो ये पूछना क्या जा रहा है, ये बात मैं आपको बता दूं, ये पूछना चाह रहा है कि इन चारों में से गलत कौन सा है, इन चारों में से गलत बात कौन सी है, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड क्लेनो एंजियो पेनक्रोटोग्राफी ERCP एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप डायग्नोस और ट्रीट करते हो लीवर, गोल ब्लैडर, बाइल डक्ट और पैनक्रियाज की प्रॉब्लम्स को। इसमें वो एक्सरे भी कर सकते हैं और एंडोस्कोपी लॉन्ग फ्लेक्सिबल लाइटिंग ट्यूब भी डाल सकते हैं, सेट करके ट्यूब डाल के और आसपास के एरिया को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई नो आई मस्ट साइन द कंसेंट, तो भाई कंसेंट साइन होता है। आई होप सोर थ्रोट स्प्रे कीप सम फ्रॉम गैगिंग। ठीक है, वो बचाएगी गैगिंग करने से। ठीक है, आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू लाइव स्टिल फॉर दिस प्रोसीजर। ठीक है, यही है, यही आंसर होगा। एंड आई एम ग्लैड सम IV मेडिसिन विज रिलैक्स, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा 3rd। ठीक है, तो ये लिख ही दिया। द क्लाइंट डज हैव टू लाइव स्टिल एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड टेलिनो, जो भी है टेलिनो पेनक्रोटोग्राफी विच टेक्स प्लेस अबाउट 1 आवर। ठीक है, द क्लाइंट हैज़ साइन इन्फॉर्म कंसर्ट, इंट्रावेनस सेडेशन रिलैक्स करने के लिए दिया जाएगा, एनेस्थेटिक स्प्रे यूज़ किया जाएगा टू गैगिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग के लिए। ठीक है, और एंडोस्कोपी पास करने के लिए जो उसमें काम आएगी एंडोस्कोप पास। तो राइट आंसर हमारा ये 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिशियन हैज़ डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट इज हेपेटाइटिस एंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड से इन्फेक्शन हुआ है,
द नर्स अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट एक्सपीरियंस हेपेटाइटिस कौन सी हेपेटाइटिस के कारण, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण। तो देखो मैं सबको याद करा देता हूँ आपको। विटामिन ए ओरल फीकल रूट होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं उसको। हेपेटाइटिस बी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के कारण होता है। हेपेटाइटिस सी भी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के कारण होगा, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ज़्यादातर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके बाद में होता है हेपेटाइटिस सी। डी आपको दोबारा से ओरल फीकल रूट से मिलेगा, और ये आपको ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से ही देखने को मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ए मोस्ट कॉमनली, डी भी है यहाँ पे, लेकिन ए मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर इसका ए। डी भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप ए को दे दो। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है भाई, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के इन्फ्लामेशन को, बेसिकली स्टमक के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी। तो देखो इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या बात याद रखने, एक बार आ जाओ। आपको थोड़ी स्टमक के अंदर की कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, मैंने पहले भी कराई है कुछ वीडियो में, आज मैं फिर दोबारा करा रहा हूँ। स्टमक सेल्स कितने टाइप्स की होती है, उनमें क्या क्या सिक्रेट होता है, उस हिसाब से समझ में आएगा। स्टमक के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है मेनली। चीज सेल, मेन सेल जो सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन, और फिर ये पेप्सिनोजन एचसीएल की प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है पेप्सिन में, जो कि एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। सुनो भाई, दोबारा मैंने क्या बोला। चीफ सेल आपके स्टमक के अंदर एक टाइप की सेल होती है, चीफ सेल, मेन सेल, ठीक है, जिसका काम ये सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन नाम के केमिकल को। ये पेप्सिनोजन एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है पेप्सिन में, और ये पेप्सिन एक टाइप का एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आएगा। ठीक है, तो ये चीफ सेल का काम है पेप्सिनोजन को सिक्रेट करना। म्यूकस सेल्स होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है। पैराइटल सेल्स होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। पैराइटल सेल 2 चीज़ों को सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहाँ काम आएगा और पीएच को एसिडिक बनाएगा, पेप्सिनोजन को भी एक्टिवेट करता है, तो पेप्सिन बनाता है, और साथ में आपके गैस्ट्रिक कंटेंट को एसिडिक बनाने के लिए जिम्मेदार है पैराइटल सेल। बार बार एग्जाम में आया कि एसिड कहाँ से रिलीज होता है, कौन सी सेल से, तो पैराइटल सेल से होता है। दूसरी बात, पैराइटल सेल से एक एक्स्ट्रा चीज़ और रिलीज होती है जिसका नाम है इंस्टिक फैक्टर। क्या रिलीज होता है? इंस्टिक फैक्टर। ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। इंस्टिक फैक्टर ही वो केमिकल है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में काम में आएगा। ठीक है, विटामिन B12 जिसको आप साइनोकोबालामिन बोलते हो, ये साइनोकोबालामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए किस केमिकल की ज़रूरत है? इंस्टिक फैक्टर की। और ये कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ये एब्जॉर्ब होता है आपके स्टमक के अंदर। तो अगर आपकी स्टमक की जो सेल्स हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाए, पैराइटल सेल का, म्यूकस का, चीफ सेल्स का, तो ये स्टमक इंस्टिक फैक्टर को रिलीज़ नहीं करेगी, और अगर इंस्टिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी शरीर के अंदर कमी हो जाएगी। तो विटामिन B12 की कमी आपको देखने को मिलेगी। राइट आंसर यहीं से आ गया हमारा सेकंड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हो कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है आपके शरीर में नहीं, तो उसके लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है स्किलिंग टेस्ट। एम्स ऋषिकेश में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एम्स ऋषिकेश में ये क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछा गया था विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा, शायद 2019 या 20 की बात है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2019 में ही होगा आई थिंक, 20 में तो नहीं। तो 2019 में आया था ये क्वेश्चन कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए किस टेस्ट को किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ये रहा स्किलिंग टेस्ट, और एक स्किलर टेस्ट होता है। ठीक है, ये स्किलर टेस्ट बेसिकली सर्वाइकल के कैंसर को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, अगर आप चेक करते हो रेडियो ओपेक डाई डाल के सर्वाइकस म्यूकस को, अगर आप म्यूकस को चेक करोगे डाई डाल के, अगर उसका कलर जो है ब्राउन कलर होगा तो कैंसर नहीं है, येलो कलर हो तो कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए ये किया जाएगा, उसको बोलते हैं स्किलर टेस्ट। तो स्किलर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। स्किलिंग टेस्ट विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए चेक किया जाएगा कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। ठीक है, और ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब किया जाता है इंस्टिक फैक्टर के द्वारा। इंस्टिक फैक्टर इसको एब्जॉर्ब करने के काम में आता है, और ये जो इंस्टिक फैक्टर है पैराइटल सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाएगा, जो स्टमक के एक टाइप की सेल है। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा विटामिन B12 के बारे में सारी बातें।
एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? तो साइनोकोबालामिन जो है वो है विटामिन B12 का दूसरा नेम, केमिकल नेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट 24 आवर फॉलोइंग कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी और कोलिसिस्टाइटिस दो वर्ड आ चुके हैं यहाँ पे। गोल ब्लैडर को इन्फेक्शन उसको बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस, और गोल ब्लैडर को रिमूव करना उसको बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। A nurse note that the T-tube has drained 750 ml of green brown drainage since the surgery। ठीक है भाई, टी ट्यूब लगाते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिसमें कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं, तो वहाँ जो टी ट्यूब लगाई जाती है उससे 750 ml जो है ग्रीनिश ब्राउनिश ड्रेनेज आ रहा है, जो कि एक आउटपुट की तरह आप इसे काउंट करोगे। तो अब आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। कोलिसिस्टेक्टोमी में जो ड्रेनेज निकलता है टी ट्यूब से, वो इनिशियली मे बी ब्लड ही हो सकता है, ब्लड हो सकता है, और बाद में वो ग्रीनिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है ड्यू टू बाइल सेगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। ड्रेनेज जो है वो एज ए आउटपुट आप नोट करते हो, और ये एक्सपेक्टेड जो ड्रेनेज है ये 500 to 1000 ml पर डे के आसपास आपको देखने को मिलता है। ऐसी टी ट्यूब होती है जो हेपेटिक कॉमन ये डक्ट के अंदर लगा दी जाती है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर टी की तरह बनी होती है, उसका एक पॉइंट बाहर होता है, ग्रेविटी के कारण इसमें से सिक्रेशन जाते रहेंगे। अब जो सिक्रेशन जा रहे हैं अगर वो 500 से 1000 ml के बीच में, तो वो नॉर्मल है। और अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने सिक्रेशन है? 750 ml, और कलर कैसा है? ग्रीनिश ब्राउन। तो ग्रीनिश ब्राउन नॉर्मल कलर है, 750 भी नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल कलर की बात हो तो आपको कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग करनी है। अगर ये अब नॉर्मल होता तो आप क्या करते? नोटिफाई द फिजिशियन करते, क्लैंप करते ट्यूब को, और नोटिफाई द फिजिशियन करना होता, इरीगेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल केसेस में आपको नोट करना है बस आउटपुट की इतना आउटपुट है और कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लाइकली इंडिकेट परफोरेशन ऑफ अल्सर। परफोरेशन हो चुका है अल्सर जो है, अल्सर के कारण जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो फट चुकी है। ठीक है, तो फटेगी तो ब्लीडिंग होएगी, और ब्लीडिंग होएगी तो हेमरेज होगा, और हेमरेज के कारण आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, कम नहीं होगी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं। नमनेस इन लेग्स तक इतनी बात नहीं जाएगी, तो नमनेस वहाँ तक नहीं। नोजिया वोमिटिंग में भी हो सकता है, लेकिन आपकी फर्स्ट जो चीज़ आप देखोगे वो देखोगे ए रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन। ठीक है, थोड़ी रिजिड हो जाएगी क्योंकि ब्लड जब लीकेज होगा, लीकेज के कारण उस एरिया में स्प्रेड हो जाएगा एब्डोमेन में, तो वहाँ आपको रिजिड बोर्ड लाइक देखने को मिलेगा। तो वो आप सब चीज़ को सबसे पहले नोट करोगे। अल्सर के कारण परफोरेशन हो जाता है, सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सडन शार्प इनटॉलरेटिंग आपको पेन देखने को मिलेगा, जो बेसिकली मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन होता है, जो स्प्रेड करेगा एब्डोमेन पे, पूरे एब्डोमेन पे। इसमें आप रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन आपको देखने को, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन आप फर्स्ट चॉइस किसको चूज़ करोगे? ए रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, क्योंकि ब्लड वगैरह लीक होकर वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और गैस्ट्रिक कंटेंट भी इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, अलग सा पोर्शन लगेगा, तो आप पता कर सकते हो कि परफोरेशन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद बिलरोथ सेकेंड प्रोसीजर, विच पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई। ठीक है, बिलरोथ फर्स्ट और सेकंड क्या होता है? बिलरोथ फर्स्ट और सेकंड बेसिकली गैस्ट्रिक एरिया की सर्जरी है, जिनमें गैस्ट्रिक एरिया के कुछ हिस्से को काट के डुडेनम के कुछ पार्ट, डुडेनम को अगर आप गैस्ट्रिक रेमिनेंट्स गैस्ट्रिक पार्ट से जोड़ दें, कुछ पार्ट गैस्ट्रिक पार्ट को काट दें और उसको अगर हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो डुडेनस्टोमी। ठीक है, तो डुडेनम को आपको गैस्ट्रिक के कुछ पार्ट से कनेक्ट कर दिया, कुछ बॉडी वगैरह कुछ हिस्सा काट देते हैं, पाइलोरस से ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो डुडेनस्टोमी, बिलरोथ फर्स्ट बोलते हैं। और अगर जैजेनम को आप गैस्ट्रिक कंटेंट गैस्ट्रिक पेट स्टमक से जोड़ोगे, उसको ऐड कर रहे तो उसको बोलते हैं बिलरोथ सेकंड। फिलहाल ये कौन सा प्रोसीजर है? बिलरोथ सेकंड, जिसका मतलब स्टमक गैस्ट्रिक हिस्से को काट के किससे जोड़ दिया? जैजेनम से जोड़ दिया, बीच में डुडेनम भी हटा दी और कुछ पार्ट स्टमक का भी हटा दिया। शायद फ़ोटो भी अवेलेबल होगी, यहाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बिलरोथ
सेकंड, बिलरोथ सेकंड प्रोसीजर, प्रोक्सिमल जो पार्ट है स्टमक का वो जोड़ दिया जाता है जेजुनम के साथ। इस कंडीशन में आपको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी पड़ती है, और ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की पेटेंसी को मेंटेन करके रखना, बार बार इसको इसमें से इरिगेशन नहीं करना होता, क्लीन नहीं करनी होती, उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो लेग एक्सरसाइज नहीं करनी, अर्ली एम्बुलेशन मूवमेंट नहीं करनी, इरिगेट नहीं करना होता भाई, ये चीज़ नहीं करनी। तो आपसे पूछा गया है विच पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन, इन चारों बातों में किस बात पे क्वेश्चन किया जाएगा। तो सॉरी, हाँ, लेग एक्सरसाइज, और ये तो आप कर सकते हो ताकि बाउल मूवमेंट प्रॉपर होए, बाउल मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इरिगेट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं करना। कफिंग डीप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आपको ट्यूब को इरिगेट नहीं करना, उसकी पेटेंसी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इसलिए क्योंकि फिक्स कर रखी है वो ट्यूब, अब आप उसको इरिगेट करोगे तो दिक्कत होएगी, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टोमी एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच मेजर टू असिस्ट इज प्रिवेंटिंग डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रेक्टोमी की, जब आप स्टमक को काट के दूसरे पार्ट से जोड़ रहे हो, बिलरोथ फर्स्ट कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, बेसिकली बिलरोथ सेकंड की ये कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम, जिसमें एकदम से खाना जो है वो स्टमक में से एग्जिट करके ड्यूडेनम या जेजुनम में चला जाता है। अर्ली एम्प्टी होता है, जल्दी एम्प्टी होता है, सडन एम्प्टी ऑफ स्टमक है, रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टी बोलते हैं इसको, डंपिंग सिंड्रोम को। ये टर्म है जिसमें आपके वेसल्स मोटर सिस्टम के कारण ईजिली जल्दी से जल्दी आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, और जल्दी होने के कारण ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है वो ग्लूकोज वगैरह जो भी होता है, और वो सारी चीज़ एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत आपकी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया के फीचर्स क्रिएट हो जाएंगे पहले, और एकदम से जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो एकदम कुछ टाइम के बाद वापस हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स रिलीज होंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपको वर्टिगो, ट्रैकिकार्डिया, सिनकोप, स्वेटिंग, पैलर, पाल्पेशन, डिज़ायर ऑफ लाई डाउन, ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एम्बुलेट फॉलोइंग द मील, एम्बुलेट नहीं करना, तो उससे तो और जल्दी आपका खाना एम्प्टी जो हो रहा है खाना उसको थोड़ा स्लो करना है, स्लो डाउन करना है। जो स्पड सडनली प्रोसेस हो रही, जल्दी जल्दी हो रही, रैपिड, इसको धीरे धीरे करना है। अगर धीरे करोगे तो फिर डंपिंग सिंड्रोम की प्रॉब्लम नहीं होगी। ईट हाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो और ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो तो वैसे ही नहीं करना। लिमिट द फ्लूड टेकन विद मील्स, ये काम सही। आप ऐसा करो, खाने के साथ फ्लूड लिक्विड कम लो, फ्लूड कम लोगे तो फ्लूड लिक्विड जो चीज़ें हैं वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, ईजिली आगे पास आउट हो जाती हैं। तो अगर आप लिक्विड कम लोगे तो फूड धीरे धीरे आगे आगे जाएगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन में होता है, डायरिया में होता है, सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। तो लिमिट कर दो। सिट द हाई फाउलर पोजीशन में जाओगे तो वैसे ही जल्दी एग्जिट होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो राइट आंसर रहेगा हमारा थर्ड। तो गैस्ट्रिक कंटेंट को स्लो एग्जिट करने के लिए, स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के लिए आपको लिमिट करना है फ्लूड को। ठीक है, तो ये बताया हुआ है पूरा। गैस्ट्रेक्टोमी के बाद रैपिड डिलीवरी हो जाती है न्यूट्रिशन की डुडेनम में, जिसके कारण एकदम से डुडेनम में ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और वहाँ के एरिया में अर्ली डंपिंग के कारण आपके शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, बाद में आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। शुरू में हाइपरग्लाइसीमिया और बाद में हाइपोग्लाइसीमिया का फीचर्स देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, एकदम से इंटेस्टाइनल प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसके कारण तुरंत डायरिया होगा, तो तुरंत सबसे ज़्यादा डायरिया होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा पेशेंट। तो राइट आंसर मैंने बता ही दिया आपको, थर्ड है। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट फॉर अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। आपसे पूछा जा रहा है डंपिंग सिंड्रोम के अर्ली साइन क्या है। तो सबसे पहले अर्ली साइन में आपको देखने को मिलता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो इनमें से ढूंढ के बस लिख दो हाइपरग्लाइसीमिया किस में है। तो हाइपरग्लाइसीमिया के फीचर्स पूछे तो एब्डोमिन क्रैम्प और पेन तो नहीं होता, हटाओ। डबल विजन, चेस्ट पेन नहीं, ब्रेडिकार्डिया नहीं, स्वेटिंग एंड पैलर जो है इसका राइट आंसर होगा। ये तो वे आप ऐसे भी निकाल सकते हो सोच समझ के, फिर भी मैं बता देता हूँ। अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम अकर इन 5 to 30 मिनट आफ्टर ईटिंग। सिम्टम इंक्लूड वर्टिगो, टैकिकार्डिया, सिनकोप, स्वेटिंग, पैलर, पल्पिटेशन एंड डिजायर टू लाई डाउन। ये सारे फीचर्स आपको शुरू में देखने को मिलेंगे। तो स्वेटिंग एंड पैलर इसमें से मिल रहा है, राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट विद क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज ऐसी डिजीज जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा स्टूल पास करता है।
उसको बोलते हैं। विच टूल करेक्टर शुड द नर्स एक्सपेक्ट नोट डॉक्यूमेंट इन ए क्लाइंट रिकॉर्ड, ठीक है। डायरिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट ये भी नहीं होगा। स्टूल कॉन्स्टेंटली यूजिंग फ्रॉम द रेक्टम, धीरे धीरे स्टूल निकलता रहता है, ये होगा। तो क्रोन डिजीज मैंने बता दिया कि इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली इंटेस्टाइन का, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को बोलते हैं क्रोन डिजीज, ठीक है। डायरिया इसका एक कॉमन फीचर है, तो डायरिया में से ही होगा। तो नॉन ब्लडी डायरिया आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, नॉट मोर देन 4 to 5 स्टूल डेली, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए तो ये आंसर नहीं होगा, स्टूल कंटिन्यूसली नहीं निकलता, राइट आंसर है डायरिया, इसमें डायरिया आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी आंसर तक आ सकते हैं, ये नहीं होता उसमें, तो वही मिलेगा फर्स्ट। द नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड द क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस एंड नोट दैट देर इज डॉक्यूमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रेसिस। व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर इट्स प्रेजेंस। एस्ट्रेसिस देखने के लिए कैसे आप इसको चेक करोगे, बात इतनी सी है। एस्ट्रेसिस होता क्या है, बेसिकली एस्ट्रेसिस आपको देखने को मिला, एस्ट्रेसिस ए इरेगुलर फ्लैपिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर एंड रिस्ट व्हेन द हैंड्स एंड आर्म आर आउटस्ट्रेच। हाथ को सीधे करके खड़े रखोगे तो डाउन चले जाएंगे नीचे की तरफ, फ्लैपिंग डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। आपको बोला कि सीधे हाथ रखो, ये नीचे चला जाएंगे, उसको बोलते हैं एस्ट्रेसिस की प्रॉब्लम, बार बार ऐसे होगा एस्ट्रेसिस, ठीक है। पाम रिस्ट बैंड हो जाती है, फिंगर स्प्रेड हो जाएगी, उसको बोलते हैं बेसिकली हेपेटिक एनसिफेलोपैथी। हेपेटिक्स दिक्कत मतलब कि लीवर की दिक्कत में जब ब्रेन की दिक्कत शुरू हो जाती है, लीवर के साथ साथ ब्रेन इंक्लूड हो जाता है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हेपेटो एनसिफेलोपैथी। इस कंडीशन में आपको एस्ट्रेसिस जब नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है तब देखने को मिलती है। और अगर ये देखने को मिलेगा तो पूछ रहा कैसे चेक करोगे, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइंट फुट नहीं, एब्डोमेन गर्थ मेजर करोगे नहीं, आज द क्लाइंट टू एक्सटेंड द आर्म, हाँ भाई एक्सटेंड द आर्म करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि फ्लैपिंग ऑफ फिंगर है या नहीं है। उसके लिए जैसे एक्सटेंड करोगे तो फ्लैपिंग आपको देखने को मिलेगी। इंस्ट्रक्ट द लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकना, ये भी नहीं करना होता, तो राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट इन क्लाइंट विद सिरोसिस एंड नोट दैट अमोनिया लेवल इज एलिवेटेड। अमोनिया बढ़ा हुआ है लीवर की डिजीज में, हाँ सिरोसिस लीवर का होता है, लीवर की डिजीज में अमोनिया बढ़ा हुआ है, विच डाइट आपको प्रिस्क्राइब करनी है। तो देखो इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सिरोसिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, लीवर की होती है, जिसमें हमारी लीवर्स की सेल डीजनरेट डिस्ट्रक्शन उनका होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली इसमें अमोनिया आपकी बॉडी में बढ़ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा, उसी से होता है। और ये अमोनिया जो ये बनता है प्रोटीन से, तो अगर आपके शरीर में ज़्यादा अमोनिया बन रहा तो आप प्रोटीन की डाइट को कम लो, तब आपके शरीर में हो जाए। वैसे भी ऐसी हेपेटिक की डिजीज़ के अंदर, हेपेटाइटिस के अंदर, क्रोनिक लीवर सिरोसिस के अंदर आपको लो प्रोटीन डाइट खानी होती है, क्योंकि ज़्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए तो आपको लो प्रोटीन डाइट्स यूज़ करनी होती है। ये हाई नहीं, मॉडरेट फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन डाइट कम, क्योंकि प्रोटीन से बनेगा। अगर आप प्रोटीन को कम खाओगे तो प्रोटीन ब्रेक कम होगा, ब्रेक कम होगा तो अमोनिया कम बनेगा, तो अल्टीमेट अमोनिया का लेवल मेंटेन हो जाएगा। इसलिए लो प्रोटीन डाइट प्रिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है। ये भी हेपेटिक एनसेफेलोपैथी जैसी प्रॉब्लम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज डूइंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ डुडेनल अल्सर, ठीक है, डुडेनम का अल्सर हो गया। द डिटरमाइन दैट द प्रॉब्लम इन विच करंटली एक्टिव है, प्रॉब्लम है। द नर्स शुड एसेस द क्लाइंट फॉर विच सिम्टम ऑफ डुडेनल अल्सर, कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, वेट लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, पेन रिलीफ बाय फूड टेक, पेन रेडिएटिंग डाउन द राइट आर्म। तो सुनो भाई कहानी सुनो। डुडेनल अल्सर क्या है, डुडेनम पार्ट का अल्सर है। बेसिकली पेन की बात करूँ मैं इसमें, तो डुडेनल अल्सर में पेन, डुडेनम में अल्सर है और यहाँ है एस्टिक में अल्सर। जब आप खाना खाते हो तो ये एसिड इस खाने के साथ मिलके, और जो एसिड आपकी मिकोजा को इरिटेट करा वो इरिटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि खाने के साथ मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही आप खाना खाओगे वैसे ही आपका पेन, सॉरी मैंने गलत बताया, दोबारा सुनो। जैसे ही आपने खाना खाया वैसे ही खाने के लिए आपके शरीर क्या बनाएगा, ज़्यादा एसिड बनाएगा, और एसिड बनाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसलिए जब भी आप पेशेंट खाना खाता है तो उसको पेन होता है। तो पेशेंट
खाने को होल्ड करता है, कम खाना खाता है, ठीक है। कम खाना खाएगा तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर में वेट कम होता है, जब पेशेंट खाना खाएगा, मील लेगा तो उसका पेन बढ़ता है। डुडेनल अल्सर में खाना खाया तो डुडेनल अल्सर होता है यहाँ पे। वैसे नॉर्मली अभी खाना नहीं खाया तो ये एसिड निकल निकल के नीचे डुडेनम में जाता रहता है और इस डुडेनम को इरिटेट करेगा, पेन होता है। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो यहाँ पे फूड इकट्ठा हो जाएगा, जो एसिड इरिटेट कर रहा था वो इसी के साथ मिक्स हो गया, नीचे एक डुडेनम में नहीं जा पाया, यहीं आ गया। तो जैसे ही पेशेंट खाना खाता है डुडेनल अल्सर में, खाना खाने के बाद उसके पेन में रिलीफ हो जाता है, क्योंकि सारा एसिड यहाँ मिक्स हो जाता, आगे नहीं जा पाता, और आगे नहीं जाएगा तो यहाँ इरिटेट होने के कारण जो पेन हो रहा है वो पेन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस कंडीशन में पेन रिलीव बाय मील, खाना खाने के तुरंत बाद खाना खाने से पेन ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, 2-3 घंटे के बाद ये देखने को मोस्ट कॉमन टाइप है। इस कंडीशन में जब ब्लड यहाँ से लीकेज होगा तो ब्लड के साथ स्टूल मिलेगा तो मेलेना देखने को मिलता है। यहाँ पे ये उल्टा ऊपर जाएगा तो वॉमिटिंग हेमेटोमेटिस मिलेगा, उल्टी के साथ आपको ब्लड देखने को मिलेगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में मेलेना देखने को मिलता है और इस कंडीशन में हेमेटोमेटिस एमएसएस देखने को मिलता है। वॉमिटिंग के साथ ब्लड देखने को मिलेगा, इसमें स्टूल के साथ ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा। वेट लॉस, डुडेनल अल्सर की बात है, वेट लॉस होगा नहीं, वेट गेन देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पेशेंट ने खाना खाया वैसे ही उसको पेन कम, तो वो ज़्यादा खाना खाता है बार बार। नोजिया वोमिटिंग यहाँ नहीं देखने को मिलती, मेलेना मिलता है, नोजिया वोमिटिंग यहाँ मिलेगी। पेन रिलीव बाय फूड इनटेक, हाँ यस, ये आंसर होगा। जैसे ही आदमी, जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा वैसे ही उसका पेन रिलीफ हो जाएगा। तो राइट आंसर है थर्ड। पेन रेडी डाउन टू द राइट आर्म, नहीं, इसी एरिया में पेन होता है तो नहीं होगा। तो डुडेनल अल्सर के लिए मैंने बता दिया आपको, पेन रिलीव बाय टेकिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट विद hiatal hernia chronically experience heartburn following meal. The nurse planned to teach the client to avoid which action because it contradicted with hiatal hernia. ठीक है, किस बात का आप ध्यान रखने वाले हो। हिलाइटल हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो स्टमक का अपर पार्ट है, जिसको आप कार्डियक पार्ट बोलते हो, ये कार्डियक पार्ट, अपर फंडस पार्ट जो शिफ्ट होके ये डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, इसको बोलते हैं हिलाइटल हर्निया। अगर स्लाइड करके ऊपर गया तो स्लाइडिंग हर्निया, रोल करके कर गया रोलिंग हर्निया, और दोनों मिक्स हो गए तो उसको बोलते हैं मिक्स हर्निया। तो हिलाइटल हर्निया होता क्या है, इट इज़ ए प्रोट्रूजन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक, बेसिकली फंडस होता है, अबो द डायफ्राम, वैसे डायफ्राम से नीचे होता है, अब ऊपर चला गया, वेयर द ईसोफेगस यूजुअली पोजिशन, तो ईसोफेगस के पास ये चला जाता, उसको बोलते हैं हिलाइटल हर्निया। द क्लाइंट यूजुअली एक्सपीरियंस पेन फ्रॉम रिफ्लेक्स, ठीक है, कॉज बाय इंजेक्शन ऑफ इरिटेशन फूड, लाइंग फ्लैट फॉलोइंग मील एट नाइट, ईटिंग लार्ज फैटी मील्स, ठीक है। ज़्यादा खाना खाने से हर्टबर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। तो इस कंडीशन में आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, आपको स्मॉल थोड़ा खाना है और डाइजेस्टिव, जो ईजिली डाइजेस्टेबल फूड है वो लेना है। लाई रिकमेंडेंट फॉलोइंग मील, नहीं, रिकमेंडेंट नहीं, आपको सीधा खड़ा होना है, सुपाइन या सिटिंग करनी है, रिकमेंडेंट नहीं होना, लेटना नहीं है, लेटना बोलते हैं रिकमेंडेंट को, सुपाइन की तरह। रेज द हेड ऑफ बीइंग बाय 6 इंच ब्लॉक, रेज कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा करना है, 6 इंच नहीं और ज़्यादा कर सकते हो। H2 रिसेप्टर इंटागोनिस्ट मेडिसिन दे सकते हो, करेगा वो काम। आपकी बात हो रही है पेंटापेराजोल, ओमीपेराजोल की, है ना, पेंटोप वगैरह की दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप ये करो, ये आपके पेन को कम करेगा। तो राइट आंसर है सेकेंड, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग फॉर स्टोमा प्रोलैप्स, ठीक है, स्टोमा प्रोलैप्स होगा विद द क्लाइंट विद कोलोस्टोमी, ठीक है, कोलोस्टोमी वाले पेशेंट के साथ स्टोमा प्रोलैप्स होगा। व्हाट शुड द नर्स ऑब्जर्व इफ स्टोमा प्रोलैप्स अकर, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, ठीक है। स्टोमा अगर निकल जाए तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप यही देखोगे प्रोट्रूड स्टोमा, कि स्टोमा बाहर तो नहीं आ गया, बाहर निकला हुआ तो नहीं है, प्रोलैप्स का मतलब भी बाहर निकला ही होता है। तो आप ये चेक करोगे कि प्रोट्रूड हो चुका है या नहीं हुआ है, इसी चीज़ को चेक करोगे। स्टोमा, शंकन एंड हिडन स्टोमा, ये तो ये वाला स्टोमा है, ये स्टोमा श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है, नैरो हो गया, फ्लैट हो गया, कलर चेंज हो गया इसका,
ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं, लेकिन इन तीनों कंडीशन में स्टोमा बाहर नहीं निकला है, ऐसे एक्सक्रीट नहीं हुआ। एक्सक्रीट सिर्फ इसी कंडीशन प्रोट्रूड स्टोमा, इसलिए ये आंसर रहेगा, तीनों नहीं। कंफ्यूज मत होना इनमें, ये नहीं हुआ। ये डार्क और ब्लू आपको कलर जब देखने को मिलेगा जब ज़्यादातर ब्लड सप्लाई यहाँ की डिस्टर्ब हो जाती है, नैरो फ्लैट यहाँ के सूचक्स वगैरह स्किन वगैरह खिंच जाती है, वो इसे कारण देखने को मिलेगा। तो ये आंसर आएगा प्रोट्रूड स्टोमा। ऐसा होता है, कोलोस्टोमी बैग अटैच कर देते हैं, स्टूल को पास करने के लिए किया जाता है, इंटेस्टाइन में ओपनिंग बनाई जाती है, इंटेस्टाइन में जो ओपनिंग होती है उसी को स्टोमा बोलते हैं। कोलोस्टोमी बैग लगाया जाता है उसमें, अगर वो बाहर निकल जाए तो ऐसा नज़र आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज़ ए न्यू कोलोस्टोमी क्रिएटेड 2 days अर्ली एंड इट बिगिन टू पास मेलोडोरस फ्लैटस फ्रॉम द स्टोमा। ठीक है, बदबूदार फ्लैटस गैसेस पास कर रहा है पेशेंट ने, 2 दिन हुए अभी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये नॉर्मल है। क्लाइंट एक्सपीरियंस अर्ली साइन ऑफ इस्चीमिया तो नहीं है बाउल में, इस्चीमिया ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी। द क्लाइंट शुड नॉट हैव नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव। ठीक है, और या क्लाइंट इंडिकेट इनएडुकेट प्री ऑपरेटिव बाउल प्रिपरेशन इनएडुकेट है जो प्री ऑपरेटिव टाइम में इनएडुकेट तरीके से। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मेलाडोरस बदबूदार फ्लैटस आना ये दिखाता है कि प्रॉपर जो बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपर हो रही है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, बाउल साउंड प्रेजेंट है, ये इसको दिखाता है, एक्सपेक्ट करता है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड आउटकम है जो दिखाता है कि बाउल जो है, बाउल का नॉर्मली काम स्टार्ट कर दिया है बाउल ने अपना। ठीक है, बाउल मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज जस्ट सर्जरी टू क्रिएट इलियस्टोमी, इलियक वाले पार्ट में सर्जरी की जा रही है, एंड नर्स असेस द क्लाइंट विद इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉलोइंग विच मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ सर्जरी। ठीक है, आपको क्या कौन से टाइप की सर्जरी देखने को मिलेगी? इलियस्टोमी का केस है, सर्जरिकली क्रिएट किया जाएगा इलियस्टोमी पार्ट में। ठीक है, तो द नर्स असेस द क्लाइंट इन विच इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो इलियस्टोमी इज़ ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर ये इलियस्टोमी के पार्ट में सर्जरी होगी, ठीक है, मेनली, तो यहाँ पे किस चीज़ की फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज डूइंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग विद क्लाइंट हु हैज़ अबाउट अंडरगो क्रिएशन ऑफ कोच पाउच। कोच पाउच मतलब ओपनिंग बना दी गई है। द नर्स इंटरप्रिटेड दैट द क्लाइंट हैज़ ए बेस्ट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द सर्जरी इफ़ द क्लाइंट मेक विच स्टेटमेंट। कौन सी बात कहे कि वो समझ गया है? आई विल एबल टू पास टूल बाय द रेक्टम इवेंचुअली। तो क्या रेक्टम से पास कर रहा है? नहीं भाई, कोच पाउच में वो अलग जो स्टोमा बनाता है वही होता है। द ड्रेनेज फ्रॉम द टाइप ऑफ ओस्टोमी विल बी फॉर्म। ड्रेनेज जो है वो ओस्टोमी से फॉर्म होंगे। आई विल नीड टू ड्रेन द पाउच रेगुलरली विद द कैथेटर एंड आई विल नीड टू वियर ड्रेनेज बैग फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। रेस्ट ऑफ लाइफ नहीं होता, जब तक ज़रूरी होता है, जब तक पहनाना होता है, तो कैथेटर से आपको क्लीन करना होता है रेगुलरली पाउच को। तो ये राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर है 3rd। ठीक है, इसी के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स के पास, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके पास भेजें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।